इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैसे इनका एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, कैसे यूटिलाइज होते हैं और क्या इनके सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारी बॉडी में जब भी एंड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। उन्हीं रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। Anabolism, all the chemical reactions by which simple substances are used to manufacture more complicated ones। मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिसमें छोटे छोटे सब्सटेंसेस इकट्ठे होके मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस बनाते हैं, उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। वेरएस कैटाबॉलिज्म क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें बड़े कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो छोटे छोटे सिंपल कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं। तो अब आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वेरएज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में 3 फॉर्म्स में मिलते हैं। नंबर 1 इज़ शुगर, नंबर 2 इज़ स्टार्चेस एंड नंबर 3 इज़ फाइबर्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है ना, उसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मतलब इन छोटी छोटी यूनिट से मिलकर ही कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो ये है सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, दैट इज़ टेबल शुगर, जिसको हम केन शुगर भी बोलते हैं। टेबल शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो 2 बेसिक यूनिट से बनता है। एक यूनिट होती है ग्लूकोज की और एक यूनिट होती है फ्रक्टोज की। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेबल शुगर का स्ट्रक्चर है जिसमें एक यूनिट है ग्लूकोज की और एक यूनिट है फ्रक्टोज की। कार्बोहाइड्रेट की जो दूसरी फॉर्म है वो है स्टार्च। स्टार्च अपने आप में ही बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। It is made up of several basic units of glucose linked together। बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ लिंक करके स्टार्च फॉर्म करते हैं। अब जो ग्लूकोज की चेन्स है वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती हैं, और ये जैसे इसमें ब्रांचेस निकली हुई हैं ना, ऐसे ब्रांचेस भी हो सकती हैं इसमें अलग अलग। एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के साथ ये ब्रांचेस फॉर्म हो गई हैं। फूड रिच इन स्टार्च। अब जो फूड जिसमें स्टार्च आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा वो है राइस, व्हीट, मेज़, टैपियोका। टैपियोका मतलब साबूदाना, आपने सुना ही होगा, साबूदाना जो हम फास्ट वगैरह में खाते हैं। अब इसका थर्ड कार्बोहाइड्रेट है फाइबर्स। फाइबर्स जो है बहुत सारी बेसिक यूनिट से बनता है, वो भी ग्लूकोज ही इन्वॉल्व होती है इसमें भी। बट इसमें डिफरेंस ये है, इसमें और स्टार्च में डिफरेंस ये है कि जो स्टार्च था उसमें सिंपल स्ट्रेट ब्रांचिंग थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अदर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर जो लिंकेज है वो अलग है स्टार्च से। तो यही डिफरेंस होता है फाइबर्स में और स्टार्च में। और फाइबर्स को दूसरा नाम दिया है सेल्यूलोज। अब हम आते हैं अवेलेबल और नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि शुगर हो गया और स्टार्चेस हो गए, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट हो पाते हैं, उन्हें हम अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन जो नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं हो पाते, जिन्हें हम फाइबर या सेल्यूलोज भी बोलते हैं। अब आता है सोर्सेज ऑफ अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो नंबर 1 पे आता है सीरियल्स एंड मिलेट्स, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, मिलेट्स हो गए, ये सब हो गए। सेकंड आता है आपका रूट्स एंड ट्यूबर्स। इसमें आपको पोटैटो में देखने को मिलेगा, टैपियोका में देखने को मिलेगा, स्वीट पोटैटो, यैम जो होता है वो थोड़ा थोड़ा स्वीट पोटैटो जैसा ही दिखता है। और कोलोकैसिया क्या होता है, अरबी, जिसे हम अरबी बोलते हैं। फिर आता है सम फ्रूट्स, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, सपोटा चीकू को बोलते हैं। फिर आ गया स्वीटनर्स, जैसे केन शुगर, जैगरी, हनी। और लास्ट में आ गया पल्सेस में भी हमें काफ़ी सारा कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलता है। नाउ फंक्शंस ऑफ अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 1 इज़ एनर्जी गिविंग फंक्शन।
तो जो हमारे अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एनर्जी गिविंग फंक्शन। वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज मिलती हैं और बॉडी का जो 60 to 70% की कैलोरीज होती हैं वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। तो जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बहुत कम होता है ना, तो हमारी बॉडी प्रोटीन्स को फोर्स करती है कि उनका ब्रेकडाउन हो। उनके ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। देखो, प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है वो ग्रोथ और बॉडी बिल्डिंग का ही होता है, बट जो एनर्जी रिलीज़ करना होता है ना, वो उसका स्पेयर एक्शन होता है, मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क होता है प्रोटीन का। तो अगर हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर अमाउंट में लेंगे, सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे, तो प्रोटीन तो अपना मेन ही एक्शन करेगा। उसको वो स्पेयर एक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपना मेन एक्शन करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। तो थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स हमें फ़ैट की यूटिलाइजेशन के लिए भी चाहिए होता है। अगर हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो एनर्जी के लिए फ़ैट को ब्रेक डाउन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीज़ है, जैसे प्रोटीन था वैसे ही यहाँ पे फ़ैट का फंक्शन है। दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में नहीं होंगे, इसलिए हमें कार्ब्स मेंटेन करना चाहिए अपनी डाइट में। और अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ैट ब्रेक होगा तभी वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। एनर्जी रिलीज़ करेगा तो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब हार्मफुल क्यों होता है अगर एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा? जितना ज़्यादा फ़ैट ब्रेक होगा उतना उसका एक्यूमुलेशन होगा तो आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्ब्स का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी 3 बेसिक फॉर्म्स होती हैं। एक होता है शुगर, एक होता है स्टार्च और एक होता है डाइटरी फाइबर्स। तो मेनली जो स्टार्च और शुगर होते हैं ये दोनों अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट इज़ ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो अदर कार्ब्स होते हैं जैसे डाइटरी फाइबर्स हो गए, ये हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में वो एंजाइम्स प्रेजेंट ही नहीं होते जो इसको डाइजेस्ट कर सकें। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो आपके कुक्ड स्टार्च पे एक्ट करता है और उन्हें छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। अब जो यहाँ पे टाइम होता है हमारे सलाइवरी अमाइलेज के पास वो बहुत कम होता है, इसलिए वो उसको पूरा डाइजेस्ट ना करके सिर्फ पार्शियली डाइजेस्ट करता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जितना देर तक हम खाने को चबाएंगे उतना ही जल्दी आपका स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जो हमारा स्टमक है उसमें कोई भी ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए जो मेन साइट है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले वो माउथ में डाइजेस्ट होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट होता है। माउथ में उसका पार्शियल डाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो मेन एंजाइम है उसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज जो है वो पैनक्रियाज से भी सिक्रीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अमाइलेज का काम क्या होता है, ये रॉ और कुक्ड स्टार्च को छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक कर देता है। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 बेसिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके शुगर और स्टार्च पे एक्ट करते हैं और उन्हें पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद वो उन्हें छोटी छोटी यूनिट्स में ब्रेक कर देते हैं जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स जो हैं ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स और टिश्यूज़ के पास पहुंच जाती हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो सारी की सारी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब कुछ ग्लूकोज हमारे ब्लड में ब्लड शुगर की तरह एक्ट करती हैं और जो कुछ ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है ताकि जब भी हमारी बॉडी को नीड हो वो सेल्स उन्हें लेकर उस नीड को पूरा कर सकें। अब आता है नॉन अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। तो नॉन अवेलेबल में आ गया फाइबर्स हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, जैसे सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट फूड में प्रेजेंट होता है, तो ये सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, बट स्टिल ये हमारी बॉडी के रेगुलेटरी फंक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे नंबर 1 इज़ सटाइटी वैल्यू। सटाइटी वैल्यू में क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो नॉन अवेलेबल कार्ब्स को या फिर फाइबर्स को केमिकली ब्रेक नहीं कर पाती, बट हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में
कुछ फाइबर के कंपोनेंट्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो स्वेलअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है वो बल्की हो जाता है। बल्की होने से ना आपको फुलनेस वाली फीलिंग आती है, लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपको आपका पेट भरा हुआ है, सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है। नेक्स्ट इज़ एलिमिनेशन। तो जो फाइबर्स होते हैं वो आपका अनएब्जॉर्ब्ड फूड, जो हमारा फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको स्टूल्स और पीसेस के थ्रू एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। जो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो पानी को होल्ड कर सकें, तो पानी को होल्ड करते हैं, तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको सॉफ्टर बनाते हैं और इजीली एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए हेल्प करते हैं ये, और इसीलिए हमें जनरस अमाउंट में सीरियल्स, पल्सेस और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। थर्ड फंक्शन इज़ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ लाइक कैंसर, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़। तो कुछ रिसर्चर्स ने बताया था कि जितना आप नॉन अवेलेबल कार्ब्स, जितना आप फाइबर्स खाओगे उतने ही आपको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर के चांसेस कम होंगे। अब आता है फाइबर्स के फूड सोर्सेज क्या होते हैं। तो जो फाइबर होता है वो जनरली हमारे जितने भी सीरियल्स होते हैं, पल्सेस होती है, उसके जो बाहर का छिलका होता है उसमें प्रेजेंट होता है, आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है। तो जैसे व्हीट ग्रेन हो गया, होल व्हीट फ्लोर हो गया, होल पल्सेस हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, राजमा, लोबिया, इन सब में सबसे ज़्यादा अमाउंट में फ़ाइबर्स मिलते हैं। बट जो ये सूजी, मैदा, वॉश दाल्स होती हैं, इनके अंदर आपको फ़ाइबर बहुत कम या फिर ना के बराबर मिलता है।